गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो सेकेंड चैप्टर है विलियन सॉल्यूशन के अंदर विलेयता और इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इससे पहले वीडियो में अपन ने सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयों को डिस्कस किया था। अब विलेयता क्या है और विलेयता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। विलेयता का मतलब निश्चित ताप पर किसी 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो है वो विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। और इस प्रकार का जो विलयन बनता है वो संतृप्त विलयन होता है। तो विलेयता किसे कहेंगे? निश्चित ताप पर किसी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित या घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो है वो विलेयता कहलाती है। और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में पहले अपन ठोसों की द्रव में विलेयता को पढ़ते कि जब भी कोई ठोस पदार्थ को द्रव में मिलाते हैं तो उसे कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो 3 कारक। पहला है विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति। दूसरा देखेंगे ताप का प्रभाव। और तीसरा है दाब का प्रभाव। अब पहला कारक जो है विलेय और विलायक की प्रकृति। अब हमें पता है कि कोई भी ठोस पदार्थ किसी भी द्रव विलायक में घुलता नहीं है। सामान्यतः कुछ ठोस पदार्थ जैसे NaCl है, KCl है, जैसे KNO3 है, ये जो यौगिक है इनको जल में विलय किया जाए तो ये जल में घुल जाते हैं। ये जो आयनिक यौगिक थे ये जल में घुल जाते हैं। इसके अंदर आयन द्विध्रुव इंटरेक्शन होती है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यदि इन्हें बेंजीन में घोला जाए तो ये बेंजीन में नहीं घुलते जबकि जल में घुल जाते। इसी प्रकार जैसे नेप्थेलिन है, नेप्थेलिन है, उस नेप्थेलिन को बेंजीन में घोला जाए तो नेप्थेलिन बेंजीन में घुल जाता है, लेकिन नेप्थेलिन को जल में घोला जाए तो जल में नहीं घुलता। मतलब कोई ध्रुवीय पदार्थ है तो वो ध्रुवीय विलायक जल में घुल जाते हैं और अध्रुवीय पदार्थ है वो अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसी प्रकार से जैसे I2 है या S8 है, ये जो भी अध्रुवीय पदार्थ है ये भी जैसे CCl4 है या CS2 कार्बन डाइसल्फाइड है, इसमें विलय हो जाते हैं। तो ध्रुवीय पदार्थ जो है वो ध्रुवीय विलायक जल में आसानी से घुलते हैं और अध्रुवीय पदार्थ है वो अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। तो समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। इसी प्रकार जो आयनिक यौगिक है इनकी भी जल में विलयशीलता या घुलने की जो मात्रा है वो भी अलग अलग होती है। सामान्यतः जिस यौगिक के लिए जल योजन ऊर्जा का मान, जल योजन ऊर्जा का मान, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये जालक ऊर्जा से अधिक होती है लेटिक्स एनर्जी से। तो जिस भी आयनिक यौगिक के लिए जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक होता है तो वे यौगिक जल में अधिक विलय होते हैं, वे आयनिक यौगिक जल में अधिक घुलते हैं। और इसके विपरीत यदि जालक ऊर्जा का मान जल योजन ऊर्जा से ज़्यादा है, मतलब जल योजन ऊर्जा का मान कम है, तो वे आयनिक यौगिक है वो कम घुलते हैं। तो सामान्यतः
ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में। उसके अलावा ये भी चीज याद रखना कि जो आयनिक यौगिक जिनके लिए जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक होती है तो वे जल में अधिक घुलते हैं, और जिसमें जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से कम है, जालक ऊर्जा ज्यादा है, तो वो कम घुलते हैं। तो जल योजन ऊर्जा ज्यादा है तो आयनिक यौगिक जल्दी घुलेंगे, ज्यादा घुलेंगे, उसकी विलयशीलता अधिक होगी। और यदि इसके अंदर जल योजन ऊर्जा कम है तो वे यौगिक कम घुलेंगे। इसी प्रकार से इसमें कुछ जैसे ग्लूकोज है, शर्करा है, वो जल में क्यों घुलते, तो उसके अंदर वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाते हैं। उसके बाद में दूसरा जो कारक है ताप का प्रभाव, टेम्परेचर। अब ताप के प्रभाव में कुछ ठोस पदार्थ जिनको द्रव में मिलाते हैं तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, और कुछ ठोस पदार्थ में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। तो इसके लिए ला सातेलिए का नियम याद रखना। ला सातेलिए के नियम से, ला सातेलिए के नियम से जो 11th में अपन ने पढ़ा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो परिवर्तन के प्रभाव से साम्य उस दिशा में हट जाता है जिस तरफ परिवर्तन का विरोध करते हैं। अब सामान्यतः जैसे कुछ पदार्थ NaCl है, जैसे KNO3 है, जैसे AgNO3 है, ये जो कुछ यौगिक है इनको अपन जल में मिलाए तो जल में मिलाने पर ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता इनकी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसका मतलब डेल H जो है एंथैल्पी में परिवर्तन वो पॉजिटिव होता है। तो ला सातेलिए कहता है कि यदि किसी अभिक्रिया जो उष्मा शोषी अभिक्रिया है डेल H पॉजिटिव है, उष्मा ग्रहण करता है, तो उसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, तो NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, AgNO3 या और भी जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, NH4NO3 है, अमोनियम क्लोराइड है, इन्हें जल में घोला जाए तो उष्मा शोषी अभिक्रिया होने के कारण ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। जबकि कुछ ठोस पदार्थ जैसे यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, Li2, जैसे लिथियम सल्फेट है, इसी प्रकार से जैसे कैल्शियम एसीटेट है CH3COO2Ca2, कैल्शियम एसीटेट, इनको यदि जल में घोला जाए तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसका मतलब डेल H बराबर नेगेटिव। और ला सातेलिए कहता है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा बाहर निकलती है, तो इसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। ये ध्यान रखना, ला सातेलिए के नियम से उष्मा शोषी अभिक्रिया है, डेल H पॉजिटिव, उष्मा ग्रहण करता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, डेल H नेगेटिव है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्मा बाहर निकलती है, और यदि इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाया जाए तो विलेयता बढ़ जाएगी। तो इन ठोस पदार्थों की जल में विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ लवण असामान्य व्यवहार भी दर्शाते हैं, कुछ लवण असामान्य व्यवहार भी दर्शाते हैं। इसके अंदर ग्लूबर लवण का एक प्रश्न आता है, याद रखना, Na2SO4 डॉट 10H2O, सोडियम सल्फेट का ये डेकाहाइड्रेट जो लवण है, इसको सामान्य नाम में भाषा में ग्लूबर लवण कहा जाता है। ग्लूबर लवण, ये जो सोडियम सल्फेट है ग्लूबर लवण, ये ताप बढ़ाने पर असामान्य व्यवहार दर्शाता है
कि इसके अंदर 32.4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और 32.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर इसकी विलेयता घट जाती है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि 32.4 डिग्री सेल्सियस पर जैसे इसको आगे गर्म करते हैं तो ये 10 क्रिस्टलीय जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ये 10 क्रिस्टलीय जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और निर्जल सोडियम सल्फेट बचता है। इसीलिए ये लवण जो है असामान्य व्यवहार दर्शाता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं ग्लूबर लवण क्या है? Na2SO4.10H2O सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट लवण है। ये असामान्य व्यवहार कैसे दर्शाता है कि 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक इसकी विलेयता बढ़ती है और 32.4 के बाद में इसकी विलेयता घटती है। कारण पूछे तो इसके अंदर ये 10 क्रिस्टलीय जल के अणु जो है वो बाहर निकल जाते हैं और निर्जल सोडियम सल्फेट है वो शेष रहता है। उसके बाद में दाब का प्रभाव, जैसे ही अपन ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस और द्रव जो है सॉलिड और लिक्विड अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, इसलिए दाब बढ़ाने पर विलेयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर ये 3 कारक ध्यान रखना। विलेय व विलायक की प्रकृति, जिसके अंदर क्या करोगे, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक जल में आसानी से घुलेंगे, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। और किसी आयनिक यौगिक के लिए जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक है, इसका मतलब उसकी विलेयता अधिक होगी। और यदि जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से कम है तो उस आयनिक यौगिक की विलेयता कम हो जाती है। उसके अलावा ताप के प्रभाव में लास आतेलिये का सिद्धांत याद रखना कि यदि किसी ठोस पदार्थ को द्रव विलायक में मिलाते हैं और उसमें शोषी अभिक्रिया हो रही है, डेल H बराबर पॉजिटिव, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। जैसे NaCl, KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट जो आयनिक यौगिक। और कुछ ठोस पदार्थ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, लिथियम सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट, इनको जल में विलय करते हैं तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, डेल H बराबर नेगेटिव होता है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। और कुछ लवण ताप के प्रति असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं, जैसे ग्लूबर लवण, सोडियम सल्फेट, ये 32.4 डिग्री सेल्सियस जो संक्रमण ताप है इसके लिए 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक इसकी विलेयता बढ़ती है और 32.4 के बाद में इसकी विलेयता घटती है। कारण पूछे तो इसके अंदर ये याद रखना, जैसे अपन 32.4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करते हैं तो ये 10 क्रिस्टलीय जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और निर्जल सोडियम सल्फेट शेष रहता है। दाब के प्रभाव में ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि ठोस और द्रव जो है अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। उसके बाद में गैसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता के बाद में गैसों की द्रव में विलेयता। अब इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो दूसरा देखते हैं, गैसों की द्रव में विलेयता। अब किसी गैस को द्रव में विलेयता उसको मिलाना है और कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है विलेय गैस की प्रकृति, विलेय गैस की प्रकृति। उसके बाद में दूसरा विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। उसके बाद में ताप का प्रभाव, और तीसरा है चौथा अगला दाब का प्रभाव।
गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, ये दाब का प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हेनरी का नियम आएगा, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे कोई भी गैस को द्रव में मिलाते हैं तो उसकी विलेयता को ये कारक जो प्रभावित करते हैं, पहला है विलेय गैस की प्रकृति। अब जो गैसें जिनको द्रव विलायक जैसे जल में मिला दिया तो उनकी विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, तो वे गैसें जिनको द्रव विलायक में मिलाने पर वे उस विलायक के साथ में कोई क्रिया करके यौगिक बनाए या उस द्रव विलायक में आयनीकृत हो जाती है तो उनकी विलेयता अधिक होगी। जैसे अमोनिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, HCl है, HBr है, ये जो गैसें हैं ये जल में घुलने पर जल के साथ मिलकर यौगिक बनाती है। जैसे अमोनिया है NH3, इसको जल के साथ मिलाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यौगिक बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो ये आयनीकृत होता है, आयनों में टूटता है, NH4 प्लस OH माइनस अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसको जल में मिलाए तो कार्बनिक अम्ल बनता है H2CO3 जो आयनीकृत होता है, जो आयनों में टूटता है, एक H प्लस अलग हो जाएगा HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, ये वापस टूटता है इसमें, ये H प्लस और CO3 माइनस, तो इस प्रकार से दो हाइड्रोजन आयन दे दिए। तो वे गैसें जो द्रव विलायक में मिलाने पर विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक बनाए या विलायक में आयनीकृत हो जाती है तो उनकी विलेयता अधिक होती है, उनकी विलेयता अधिक होती है। उसके अलावा वे गैसें जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये जो गैसें हैं इनको द्रव विलायक जैसे जल में मिला दे तो द्रव विलायक में मिलाने पर ये कोई यौगिक नहीं बनाते हैं या उसमें आयनीकृत नहीं होती है, इसलिए इनकी विलेयता कम होती है। तो सामान्यतः वे गैसें जो विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाए या विलायक में आयनीकृत हो जाए उनकी विलेयता अधिक होती है, और जो यौगिक नहीं बनाए या आयनों में नहीं टूटते हैं उनकी विलेयता कम होती है। एक चीज़ में एक इसमें और चीज़ याद रखना, गैसों विलेय गैस की प्रकृति के लिए एक अवशोषण गुणांक शब्द और याद रखना कि गैसों की द्रव में विलेयता के लिए अवशोषण गुणांक पर भी निर्भर करता है। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, अवशोषण गुणांक होता क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, जैसे कोई भी गैस है वो सेंटीमीटर क्यूब या ml में आयतन जो 1 सेंटीमीटर या 1 ml जल में घुला हुआ है, तो किसी भी गैस की सेंटीमीटर क्यूब या ml में आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml जल में घुला हुआ है वायुमंडलीय दाब पर, उस गैस की मात्रा को कहते हैं अवशोषण गुणांक। और जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है उनकी विलेयता अधिक होती है, और जिन गैसों का अवशोषण गुणांक कम होता है उनकी विलेयता कम होती है। जैसे क्रम याद रखना अवशोषण गुणांक के लिए, जैसे अमोनिया है, HCl है, इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये अवशोषण गुणांक का घटता क्रम है। ये अवशोषण गुणांक का घटता क्रम, इन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक है और इस तरफ जैसे जैसे आते हैं अवशोषण गुणांक घटता है। मतलब जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक है तो उनकी विलेयता अधिक होगी,
और जिन गैसों का अवशोषण गुणांक कम है तो उनकी विलेयता कम होगी। जैसे हीलियम का अवशोषण गुणांक कम है तो हीलियम की विलेयता बहुत ही कम होती है, हीलियम गैस की विलेयता बहुत ही कम होती है। जैसे अमोनिया का अवशोषण गुणांक अधिक है तो अमोनिया की विलेयता बहुत अधिक होती है। तो गैस विलेय गैस की प्रकृति में दो चीजें याद रखना है। एक तो वे गैसें जो द्रव विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक बनाती है या उस द्रव विलायक में आयनीकृत हो जाती है, आयनों में टूट जाती है, उन गैसों की विलेयता अधिक होती है। जैसे H+Cl- में टूट जाएगा, ये जल में मिला है तो H+Br- में टूट जाएगा। ये अमोनिया जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल बना रहा है, ये आयनों में टूट रहा है, तो इनकी विलेयता अधिक होती है। जबकि कुछ गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो अध्रुवीय गैसें हैं, ये जो गैसें हैं विलायक, ये द्रव विलायक के साथ क्रिया करके कोई विशेष यौगिक नहीं बनाते या आयनीकृत नहीं होते, इसलिए इनकी विलेयता कम होती है। उसके अलावा अवशोषण गुणांक भी याद रखना है। अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या है? तो किसी भी गैस का सेंटीमीटर क्यूब या ml में आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml आयतन में घुला हुआ हो। सरल शब्दों में कहे तो किसी भी गैस की 1 ml जल में घुली हुई मात्रा वो कहलाता है अवशोषण गुणांक। और जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है तो उनकी विलेयता अधिक होगी, और जिन गैसों का अवशोषण गुणांक कम होता है उनकी विलेयता कम होती है। जैसे अमोनिया से इस तरफ बढ़ते हैं तो अवशोषण गुणांक घटता है, ये घटता क्रम है, और अवशोषण गुणांक जैसे जैसे घटता है तो इन गैसों की द्रव विलायक में विलेयता भी घट रही है। उसके बाद में विलायक की प्रकृति के अंदर वही चीज जो अपन ने पहले डिस्कस की थी कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में, कि ध्रुवीय गैसें जो है वो ध्रुवीय विलायक जल में आसानी से घुलती है और अध्रुवीय गैसें हैं वो अध्रुवीय विलायक में घुलती है। ध्रुवीय विलायक जल में आसानी से घुलती नहीं है, मतलब समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। उसके बाद में ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव में वही लासातेलिए का सिद्धांत लगाना है। और अपन को पता है कि अधिकांश गैसों में जैसे गैसों को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो अधिकांश गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। सामान्यतः जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जैसे जल में मिला दी और H2CO3 बनता है और प्लस हीट, मतलब कुछ उष्मा है वो बाहर निकल जाती है, डेल H बराबर नेगेटिव उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो लासातेलिए के नियम में अपन को पहले ही पता है कि लासातेलिए के नियमानुसार यदि किसी अभिक्रिया जो ये द्रव गैस को द्रव में मिला दिया, ये ठोस द्रव जो भी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, डेल H नेगेटिव है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। तो अधिकांश गैसों को द्रव विलायक में मिलाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए इनमें ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का अपवाद भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है इनको द्रव विलायक में घोलते हैं तो उष्माशोषी अभिक्रिया होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्माशोषी डेल H बराबर पॉजिटिव होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का नोट लगाकर याद करना कि हाइड्रोजन और हीलियम को द्रव विलायक में मिलाने पर ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है उष्माशोषी अभिक्रिया होने के कारण। बाकी अधिकांश गैसों की उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी। तो ये तीन कारक मैं वापस एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। विलेय गैस की प्रकृति में क्या याद रखना है?
वे गैसें जो द्रव विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक बनाए या द्रव विलायक में आयनीकृत हो जाए तो उन गैसों की विलेयता अधिक होती है, और जो यौगिक नहीं बनाए या आयनीकृत नहीं हो तो उन गैसों की विलेयता कम होती है। उसके अलावा अवशोषण गुणांक भी याद रखना कि किसी भी गैस की सेंटीमीटर क्यू या एमएल में मात्रा जो 1 सेंटीमीटर क्यू या 1 एमएल जल में घुली हो वो उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है, और जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है उन गैसों की विलेयता अधिक होती है, और जिन गैसों का अवशोषण गुणांक कम होता है तो उन गैसों की विलेयता है वो कम होती है। विलायक की प्रकृति में वही जो इससे पहले पढ़ा है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में घुलती है, और ताप का प्रभाव में अधिकांश गैसों को द्रव विलायक में मिलाने पर ताप बढ़ाते उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, इसलिए ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी लास-आतिले के नियम से। और इसका अपवाद रूप में याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम को द्रव विलायक में मिलाने पर उष्माशोषी अभिक्रिया होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए इनमें ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन और हीलियम की विलेयता बढ़ जाएगी। दाब का प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हेनरी का नियम और इसके अनुप्रयोग जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।